ठीक है, टारगेट है, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तभी फटाफट होगा सारी चीज़ें। पर मैं फिर बता रहा हूँ, पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्लास की एनसीईआरटी से 21 बार भी क्वेश्चन आया है, लगभग पिछले 2-3 साल से तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 6 क्लास की एनसीईआरटी से। ठीक है, देखो पहली बात, एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ दी है वो फालतू की नहीं है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, कोई भी चीज़ फालतू की नहीं है। तो सबसे पहली बात ये जो है, इनके बारे में ज़रूर आइडेंटिफाई कर लिया करो। जो 2023 में क्वेश्चन आया था, 2021 में क्वेश्चन आया था, वो इमेज से ही क्वेश्चन आया है। तो एक बात इसका मैं फिर बता रहा हूँ तरीका, लेंस, गूगल लेंस खोलो और सर्च करो, ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा इसके बारे में डिटेल। तो ये कर लेना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। जब की बार आया था 2005, वो क्वेश्चन है इसके पीछे ही दिया हुआ है, इसके एक एनसीईआरटी पीछे दिया हुआ है, वो मैं बताऊँगा वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यही भारत का संविधान, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लेना। तो वही अपन यहीं से शुरुआत करेंगे, एक आध क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, भारत का संविधान, ये प्रेम्बल है। ठीक है, तो पहली बात, प्रेम्बल संविधान का पार्ट है। कौन से केस में दिया था? इसमें सर थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अभी? नहीं, अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। वैसे ही थोड़ा सा सुना था इसमें चेंज। नहीं, हम भारत के लोग हैं। भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। पहली बात, ये पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस ऐसे अरे ऐसे मतलब सबके लिए इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ याद रख लेना, पहली बात, पीटी तो ये रटा हुआ होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, रटा हुआ होना चाहिए, मैं कभी पूछ लूँगा। ठीक है, एक ही बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें चेंज हुई है। और यही क्वेश्चन देखो 2021 में भी आया है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए 2023 में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता के स्थान पर जुड़ा था राष्ट्रीय एकता और अखंडता, और यहाँ पे जुड़ा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए। तो ये याद रखना, पीटी प्लस मेंस ऑप्शनल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब की बारे में बताता हूँ, मेंस का क्वेश्चन कहाँ गया, सूत्रग्रह। ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ, प्लूटो दिया था वो नहीं दिया इसमें। तो क्वेश्चन आया था जीएस 3rd में। ठीक है, तो मैं जहाँ मेरा मेंस का एग्जाम था, उसके साइड की जो दीवार था उस पर बच्चों वो है ना, पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों की स्कूल थी वो, तो उसमें ना ये डायग्राम छपा हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट उसका यूज किया। तो मैं बता रहा, तो भाई यही तो अवेयरनेस है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, इसकी एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, पहले मैं बता रहा हूँ जितने। और इस टाइप के जो दिए रहते हैं, इसमें तो नहीं खास तौर से, परंतु जैसे हिस्ट्री में हो गया, पॉलिटी में हो गया, ठीक है, साइंस के जो है वहाँ पे इस टाइप के जो दिया रहता है। ज्योग्राफी में मैप इंपॉर्टेंट है, मैप जो दिए रहेंगे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में जो मैप दिए हुए वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पीटी में। ठीक है, तो पहली बात ये याद, मतलब ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हो गया, सन हो गया, इसके सबसे पास में कौन है, पृथ्वी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। ठीक है, अब आता है सबसे पहली बात, मैं फिर बता रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, पर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, पहले भी बने हैं और आगे भी प्रोबेबिलिटी रहेगी बनने की। ठीक है, तो ये तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं जो फालतू चीज़ें होंगे, अब देखो ये पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने एनसीईआरटी करवाई थी, तो मैं अभी पहले बता रहा हूँ, तो काम का है नहीं, जो काम का हो मैं बता दूंगा। जैसे ये काम का है, स्टार्टिंग में मैंने जो इमेजेस बताई थी वो काम की है, ये काम का है, तो ये याद होना ही चाहिए। अब ये तो आप हाईलाइट कर लो अपने। ठीक है, अब आ जाओ। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, इधर ध्यान दे लो। ठीक है, आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान
से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ये पैराग्राफ कोई काम का नहीं है, कोई क्वेश्चन बनेगा इससे। बस इतना पता होना चाहिए कि जो तारे हैं उनके बारे में बता रहे हैं, और जो सब तारे होते हैं वो भी चंद्रमा ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है। डिस्टेंस के कारण अपने को थोड़ा छोटे दिखाई देते हैं। बस एक सिंपल से इतनी बात है, और इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ो। इन चमकीली वस्तुओं के साथ मैं पहले बता रहा हूँ, जो हाईलाइट करना है वो मैं करवाऊँगा, और वो कर लेना। अब ये चीज़ें कोई काम की नहीं है, बस एक बार पढ़ लो, साइड में हो जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। मेंस में डायरेक्ट आपके यूज भी हुआ मेरे, और आगे ये कॉन्सेप्ट के लिए भी ज़रूरी है। पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। आगे, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है, ठीक है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो ये पता होना चाहिए पूर्णिमा कब होती है, अमावस्या कब होती है, ठीक है। तो महीने में एक बार आती है पूर्णिमा, ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये बस ये 2 फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो ये चीज़ याद होना चाहिए कि फुल मून है वो महीने में एक बार ही दिखाई देता है, और जो फुल मून वाली जो रात होती है वो पूर्णिमा होती है, ठीक है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, बस इसके अलावा इसमें और कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। फुल मून का क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। अब जब आप वो पढ़ोगे आके, ज्वार बाटा जो आता है उसमें फुल मून का रोल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। अब ये देखो, ये ऐसा है कि यूपीएससी चलो नहीं पूछेगा, पर जो छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे टीजीटी हो गया या यूपी पीसीएस जितने एग्जाम हो गए, भाई जो तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो सूर्य के तेज प्रकाश होता है, उस कारण से दिखाई नहीं देते हैं। उसी का इसमें ये पूरा दिया गया, तो ये अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो बच्चों के लिए है, तो ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है, पर ये पता होना चाहिए बस एक। तो ये मेरा मानना है कि अब इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप याद करो या हाईलाइट करो, ये एक बार पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ तो मेरा मानना है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अभी तक। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुए खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो जितने भी चीज़ें जो चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में पहले, ठीक है। उनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ जीएस में डायरेक्ट, ध्रुव तारे वाला। तो इसीलिए बताओ ना, इमेज जो हमने 2012 वाला किया था ना, 2012 वाला भी टेस्ट दिया था, उसमें नॉर्थ का आया था, पोल स्टार का। हाँ, यही क्वेश्चन। तो मैं पहले बता रहा हूँ, जितनी भी ज्योग्राफी में इमेज है, मैप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो ध्रुव तारा किधर होता है? नॉर्थ की साइड। अब ये पता होना चाहिए। और उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि ध्रुव तारे को आप किस तरफ साइड में रख के आप अपने घर की तरफ प्रस्थान करेगा, वो इस टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। देखो सप्त ऋषि दाईं ओर या बाईं ओर से देखा करके ऐसे करके। हाँ, अब देखो सप्त ऋषि होते हैं, 7 तारे एक साथ दिखना, उससे मिलान करके जो दिखता है उसी से ध्रुव तारा पहचान सकते हो। ये पहचानने का तरीका होता है। अब आ जाओ इधर। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे, ध्यान से सुन लो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। रात के समय, क्योंकि मैं क्लास के साथ साथ ही कंप्लीट कराते चलूंगा। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान, इसका फ़ॉन्ट कम कर लो, कोई नहीं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते। तो मैंने रीजन बताया भी था आपको, ठीक है। तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु तो पता होना चाहिए, बस एक जस्ट ऑब्जर्वेशन। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, बात सही है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, ये बात सही है, ठीक है।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, आर्सा मेजर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अब देखो यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका, अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। बोल देगा ये क्या है, आर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है, बस सिंपल सा क्वेश्चन बना देगा और बोल देगा नक्षत्र मंडल है, कुछ और है, ये है, वो है। यूपीएससी इसी टाइप से क्वेश्चन बनाता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी वाले कहीं पे भी आप एनसीईआरटी में पढ़ो, ओल्ड एनसीईआरटी में पढ़ो, कहीं पे पढ़ो, मान लेना कि इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बिग बियर क्या होता है, अर्सा मेजर क्या होता है, नक्षत्र मंडल है, ये याद होना चाहिए। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सप्तऋषि किसका भाग है, अर्सा मेजर का। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आराम से। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। बस ये चीज़ रखना, ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। इसी पे ही यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। देखो यही इसी लाइन से डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन उठा के बनाया। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र ये दिखाया गया है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे को इंगित करती है। तो ये मैंने बताया था, ये मिलान वाली है, ये बताती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, उत्तर की ओर होता है, यही दिशा निर्धारण करने में काम आता है। ठीक है, अब देखो कुछ रोचक तथ्य है, जैसे बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पट्टी से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। नॉर्मल है, छोटा। अब आगे इम्पोर्टेंट है। ये क्या बता रहा है जान ना, ये बता रहा है कि विभिन्न जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, जैसे वही पूछा गया क्वेश्चन। बताओ। तो इसमें कह रहा है कि जो बृहस्पति, शनि और यूरेनस होता है ना, इसके चारों ओर मतलब कुछ ग्रहों के टुकड़े चक्कर लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि इनके मतलब ना वो पाया जाता है, सर्कल पाया जाता है। जैसे पहले वाला पेज देखेंगे ना, अब यहाँ से देखिए, जूम करिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों ग्रह। और बाकी सब में ना छल्ले नहीं पाए जाते। यूरेनस में बाकी में छल्ले नहीं पाए जाते। अच्छा, ये जो राउंड है। हाँ, तो ये पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी में तो नहीं पूछा, वो मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना कंफर्म पता है। ठीक, आगे बढ़ो। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यूपीएससी की लाइन देखो, यूपीएससी यहीं बोल देगा, इसी स्टेटमेंट को अगर उसको क्वेश्चन बनाना होगा, सभी खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है। और याद करो, अपन इसीलिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है और कुछ में होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। अब ये चीज़ पता होनी चाहिए, ग्रह कौन कहलाते हैं, जिनके पास अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। और यूपीएससी ने एक बार यही क्वेश्चन पूछा था परिवाजक करके। ठीक है, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, पर आप मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो। परिवाजक बोला था, जो सन्यासी लोग होते हैं। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है, ये याद रखना। तो इसका मतलब पृथ्वी का अपना प्रकाश में ऊष्मा नहीं होती है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखो, ये वाला वही है। देखो, ये यूपीएससी ने अब की बात जीएस 3 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था मेंस में। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी है वहीं से ही पूछता है। देखो, सबसे पहले शुक्र है, फिर यहाँ पे बुध है, शुक्र, ठीक है, बुध शुक्र, बुध के बाद शुक्र आएगा। ठीक है, फिर मंगल, पृथ्वी, फिर यहाँ पे होगा ना। ठीक है, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा, फिर बृहस्पति। फिर देखो शुद्ध ग्रह ये पेटी है। ठीक है, पट्टी है ये पूरा, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्या जीएस 3 में।
फिर बृहस्पति आएगा, ठीक है। ये सब इनके उपग्रह दिए हुए हैं, ये शनि है, ये यूरेनस है, ठीक है, नेपच्यून है, ठीक है। अब देखो दूरी जो है किलोमीटर मिलियन में दी हुई है, ठीक है। यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखो, एक बुध है, सबसे पहले बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण इतने दिन में करता है, 88 डेज में करता है, और अपने एक्स पर घूर्णन 59 डेज में करता है। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, जितने जितने इमेज है इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। शुक्र जो है, शुक्र के चारों ओर सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में लगाता है, और अपने एक्स पर घूर्णन 243 दिन में करता है। पृथ्वी है, सूर्य के चारों अपने एक परिक्रमण 365 दिन में करता है, जिसको अपन एक वर्ष बोलते हैं, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करता है। सोचो, वही कोई व्यक्ति अगर शुक्र ग्रह पे रहेगा तो एक दिन मतलब जो सर ये डायग्राम के ऊपर ये नंबर क्या दिए हुए हैं? वीनस पे 108 और मरकरी पे 58। ये इसके चंद्रमा है। चंद्रमा नहीं है, कौन सा उपग्रह होंगे। अरे ये चंद्रमा ही है, जैसे पृथ्वी का जो है। अच्छा हाँ, तो वही चंद्रमा 15 पृथ्वी हुआ से 125। और पृथ्वी का 150 चंद्रमा कहाँ है? अरे रुको, इसमें दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है इसमें। ये दूरी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, दूरी नहीं है। 1 मिलियन 10 लाख, सूर्य से रुक एक मिनट, पता लग जाएगा ना। देखो ये 58 है, 108, 150, 228, हाँ ये दूरी है। मीडियन में है और ये ठीक है। चलो आगे देखो, तो यहाँ से क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, ये बनने की प्रोबेबिलिटी रह सकती है। देखो ये चंद्रमा की संख्या, हाँ पृथ्वी के चंद्रमा की संख्या है 1, मंगल में चंद्रमा की संख्या है 2। तो ये चीज़ याद रखना, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 687 दिन लगते हैं, और अपने अक्ष में घूर्णन करने पे 1 दिन। इसीलिए मंगल ग्रह पर अपन खोज रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की तरह ही है इसका। बृहस्पति है, इसे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में लगता है 11 साल, 11 महीने, लगभग 12 साल, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगता है 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि है, जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण लगभग 29 साल 5 महीने में करता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 84 साल लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून जो है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या 13 है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सर मेरी वाली एनसीईआरटी में तो मून्स के नंबर अलग है। किस तुम्हारे किससे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बता रहा हूँ, पुराने वाले का सर बिल्कुल अलग अलग है। अरे भाई नई एनसीईआरटी इसीलिए तो पढ़ना है ना, इसलिए तो नई वाली एनसीईआरटी पढ़ना है। चलो ठीक है, कोई नहीं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है, याद रखना। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, जो अपन ने देखा है इधर, ठीक है। क्या आप जानते हैं, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखे, ठीक है, इतना कोई काम का नहीं है। शब्द की उत्पत्ति, ये ज्योग्राफी किससे क्या है वो, ठीक है, पढ़ लो अपन। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियोलॉजी तो पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है, छोड़ो। रात में आसमान को देखते मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ये चीज़ याद रखना है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए। तो ये चीज़ याद रखना कि इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। अब इधर आ जाओ। सौरमंडल तो अपने पढ़ ही लेते, सौरमंडल तो सूर्य का से रिलेटेड होते हैं। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये पहली बात तो ये चीज़ याद रखना है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य कौन है, सूर्य है। सूर्य क्या है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसके खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है, ये चीज़ याद रखना।
सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश में ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका ये उस तरीके से बनाया हुआ है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, वो नॉर्मल है, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, परंतु जैसे पीछे एग्जाम में पूछता, यूपीएससी ने कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी कॉन्सेप्ट पूछता है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अब जो ये चीज़ें ना, ये साइंस टेक जब पढ़ोगे आप, वहाँ काम आती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो ये थोड़ा बहुत ये चीज़ याद रखना, पता होना चाहिए। छोटे मोटे कोई बच्चा भी पूछ लेगा कि अर्थात तो देखो 6ठी क्लास का है, कोई भी बच्चा आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है। ठीक है, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड जो भी ये है, प्लूटो बोनो ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको हटा दिया है ग्रहों की श्रेणी से। अब देखो, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2021 में। प्रकाश की गति जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। उसमें क्वेश्चन ये नहीं था कि, उसमें यह था कि दूरी मापने के लिए अपन किस चीज़ का यूज़ करते हैं। वो दूरी मापने के लिए इसी का ही यूज़ करते हैं अपन। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार का भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। देखो, संभवतः बोला है। अभी अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि ओनली पृथ्वी पर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाए तो गलत होगा। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी। या पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये नॉर्मल फैक्ट है। रोचक तथ्य क्या है? नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि कोई भारतीय चंद्रमा पे गया है? बताओ, कोई गया है भारतीय? राकेश शर्मा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन यूपीएससी ये एनसीईआरटी वाले छोड़ के रखते हैं ना, वहाँ से पूछ लेता है। ये तो नहीं पूछेगा, तो फैक्ट हो गया। और इस टाइप के लॉजिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी पूछता है। चंद्रमा, हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वह चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी को तुलना कर सकते हैं। अब देखो, उपग्रह क्या होता है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह, देखो ये सैटेलाइट हो गए। रॉकेट का प्रक्षेपण किया, रॉकेट पृथ्वी पर गिरता है, फिर ये जो है उपग्रह का कक्षा में प्रवेश हो जाता है। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, EDUSAT। अब ये सब इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में कोई भी करंट अफेयर आ रहा है तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ याद रखना, जो NCERT में दिया है और उसके बारे में करंट अफेयर अपडेट है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जीव, अब देखो ये यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता है बताओ? ऑक्सीजन की होती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और किन किन? पर्यावरण की होती है, पेड़ पौधों की तत्वों के तो बहुत सारे तत्व है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और एक है, इन तीनों की वजह से ऑक्सीजन तो बना था। डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन वो है, क्वेश्चन अलग था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
सब वाटर, CO2 आयरन है और सनलाइट। मैग्नीशियम है और 10 सूक्ष्म तत्व है, उसी के नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखना, आया हुआ क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये चीज़ याद रखना, लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ये चीज़ याद रखना, क्यों उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है, क्योंकि सेम रोटेशन में ही ये भी घूमता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनके छाया को देखा जा सकता है। तो इसीलिए देखना, फुल मून जो होता है उस दिन दिखता है गड्ढे वड्ढे। अरे गड्ढे की वजह से ना जो धब्बा दिखाई देता है वो गड्ढे की वजह से है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन आया था क्षुद्र ग्रह पट्टी वाला। अब देखो बाय द किस्मत थी, मुझे ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं करके पाता, पर उस क्वेश्चन मुझे आइडिया लग गया, फिर मैंने एक लिख दिया बना के तो यही होता है, अवेयरनेस रखनी पड़ती है। ठीक है, वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध ग्रह के भी भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, उल्का पिंड क्या होती है? देखो ये उल्का पिंड है, आकाशगंगा है साहब। ठीक है। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। याद करो, महाराष्ट्र में एक झील बनी हुई है इसी कारण, और उसको अभी वेटलैंड का दर्जा दिया। लोनार। हाँ, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा हो? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। ठीक है, हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। तो ना आसमान में तारे भी नहीं दिखते, वो पॉल्यूशन के कारण है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसे आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब ये देखो, छोटा सा पता होना चाहिए, सबसे छोटा आता है पृथ्वी। देखो ना, अब तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आए सौरमंडल इस ब्रह्मांड के बारे में, तो ये डायग्राम बना के आ जाओ। पृथ्वी है, पे सौरमंडल होता है, उससे बड़ा आकाशगंगा, फिर आकाशगंगा से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो ऐसे ऐसे ना, देखो ये डायग्राम आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक जो ये वाला डायग्राम था, ये वाला मतलब छोटा, या ये वाला डायग्राम, ये मेंस में डायरेक्ट यूज करने लायक है। मैं फिर बताऊँ, जैसे मैं बना के आया हूँ, मुझे है ना, शायद हो सकता है उसमें ऐसे एक भी नंबर नहीं मिलता, पर मैं डायग्राम बना के आया हूँ, मुझे गारंटी के साथ बता रहा हूँ एक या 1.5 नंबर मुझे ज़रूर मिलेगा, ओनली उस डायग्राम बनाने से। ये फ़ायदा होता है। ठीक है, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? हाँ, आप पृथ्वी पर है तथा पृथ्वी सौरमंडल के एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इससे लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ पे? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, बताओ रमेश। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तारे के पास स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, और कोई अंतर? जो प्रत्येक ग्रह ना तारे को चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह तारों को चक्कर लगाता है? और क्या। ठीक है, क्या शिवानी आप बताइए, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह और तारे में अंतर है, तो जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट और एनर्जी होती है और उसकी नहीं होती है। हीट और एनर्जी होती है, उसकी नहीं होती है। और जो स्टार्स होते हैं, मतलब किसी के चक्कर नहीं लगाते। सिर्फ जो प्लैनेट है वो सन एज अ स्टार सन, मतलब सन स्टार, उसके चक्कर लगा रहे हैं बस। ठीक है, सेकंड का बताओ शिवानी। दूरी भी तो है ना, तारे कितनी दूरी पे होता है? सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, और एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स और कुइपर बेल्ट तक है सारा सोलर सिस्टम। ठीक है, सूर्य से उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए, बताओ फटाफट से। रमेश बताओ। सूर्य से उनके ग्रहों के बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। वरुण कहाँ से आ गया? अरे वही नेपच्यून।
पृथ्वी का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, बताओ सना। बताओ सना। यार मैंने उस टाइम पिन करके भी बोला था ये चीज़। मैं भी जानती हूँ। क्योंकि सर इस पे जीवन होता है इसलिए। बहुत अच्छी बात। और बस और यही है आंसर। सर यहाँ पे मतलब जीवन ये के नहीं है, अनुसार और है इसमें वायु हाँ। और वो जल। वायुमंडल पाया जाता है यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है जीवन की, इसीलिए इसका अद्भुत ग्रह कहा जाता है। चलो ठीक है, सना अगला बताइए, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? सर उसके अक्ष गुणन की वजह से ना, क्या जो मैंने बोला भी था ये चीज़, जब वो परिक्रमा समय करता बताऊं? है ना, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है सर। उस सेम रोटेशन होता है दोनों का। आप बताओ, आप शिवानी बताइए। ब्रह्मांड हाँ सर, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा है ना, वो सेम मतलब सेम रिवॉल्व, वो भी रिवॉल्व कर रहा है हाँ, सर, और चंद्रमा अर्थ की खुद revolution भी same है। घूम रही है, अर्थ हाँ। खुद भी मतलब रोटेट कर रही है और वो भी रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए। ठीक है शिवानी बताइए, ब्रह्मांड क्या है? सर यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स है, और प्लैनेट्स के अंदर हम है। ठीक है चलो, अब मैं पूछूंगा जो ही जवाब देगा, ठीक है। निखिल भाग तो नहीं गए तुम? कौन कौन है? सर भागेंगे कहाँ? हाँ निखिल है, अमित है, अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। श्वेता, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ओनली श्वेता जवाब देगी। श्वेता बताइए। सर शुक्र। अच्छा, क्यों दिया जाता है? सर ये पढ़ा था लेकिन ये नहीं पता क्यों का है। दोनों सेम ही तो सेम साइज है सर। सेम साइज सेम साइज है, सेम आकार वो है, मतलब रोटेशन वाला है। ठीक है दिन के चलो लिए अगला, एक दिन निखिल में निखिल होता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। बहुत सही। बेचारा कितने मासूम है। बताओ। पृथ्वी। अरे तुम लोगों को कितना डायग्राम देख देख के बताया हूँ, उसके बावजूद तुम लोग गलती कर। देखो इधर ही होगा सबसे ना? पहला बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर बुध ही पृथ्वी बोला आएगा। पृथ्वी आएगा तीसरे नंबर पे, ये इधर देख लो, इधर नहीं समय देखो। क्वेश्चन में पहला तीसरा बुध, गिरह लिखा है ना। शुक्र, पृथ्वी। क्वेश्चन में तीसरा तीसरा गिरह तीसरा लिखा पूछ है। रहा है तो तीसरा पृथ्वी तो आएगा नहीं ना। तो मैं क्वेश्चन ही नहीं देखा ना, इसलिए गलती। सूर्य तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। चलो अब जिससे मैं पूछूंगा, वैशाली बताइए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? और मैंने बोला था कि साइंस टेक में काम आता है, बताइए वैशाली। ये सर वृत्ताकार। रुक जाओ, कोई नहीं बोलेगा। सना बताओ, क्या ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? सर वृत्तीय पथ पर। ठीक है रुक जाओ, अरे रुक जाओ अब बताएगा। दीर्घवृत्ताकार सर, सॉरी सर, दीर्घवृत्ताकार। कोई नहीं, ठीक है वैशाली रहने दीजिए, आप बाद में पूछूंगा। श्वेता बताइए। श्वेता बताओ। सर हम लोग सच ही देखे थे। अब तुम लोग लपड़ पड़े, तुम लोग क्लास में सोचो, अभी क्लास में 1 मिनट पहले पढ़ाए हो, उसके बाद दूंगा दीर्घवृत्ताकार। चलो सना बता, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अब ये नहीं बताना, थप्पड़ पड़ेगी। ध्रुव तारा उत्तर की ओर होता है। हाँ तो बस उत्तर का भी ज्ञान होता है उससे। चलो सना अगला बताओ, शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? हाँ सर, मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र गिरह। हाँ बताओ। शनि और बृहस्पति। अब लगाते रहो सब, तो कैसा भी। शिवानी तुम बताओ। शनि और बृहस्पति है सर। मार्स और जुपिटर सेकंड वाला है इसका। मंगल और बृहस्पति के बीच दूंगा, लपड़ पड़ेगी तुम लोगों को। सोचो अभी तुम लोगों को बताया, उसके बावजूद मैं बोला कि यूपीएससी GS 3 का क्वेश्चन आया है ये, उसके बावजूद भी ये हाल है। चलो रमेश बताओ फटाफट से, कि खाली स्थान भरो। का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कतारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को सौरमंडल कहते हैं, दूसरा सौरमंडल कहते हैं। पृथ्वी के सबसे करीब है, मतलब पृथ्वी के सबसे करीब है शुक्र है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है तीसरा पृथ्वी। अरे पहले इसका तो बताओ, तुम कहाँ भाग रहे हो? एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं किसे। शिवानी तुम बताओ। सर स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, नक्षत्र बनाते हैं तारे मिलके। तारों का एक समूह विभिन्न प्रकार का निर्माण करते हैं उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये पहली लाइन है स्टार्टिंग वाली। कहाँ तुम लोग सो रहे हो? इसे पता लगता तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हो क्लास में। एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा है, ये देखो।
तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। कहाँ सो रहे हो तुम लोग? और मैं बोला भी था इम्पोर्टेंट है उसके बावजूद भी। अगला बताओ रमेश, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? बहुत बड़ी प्रणाली हो तो नक्षत्र मंडल कहलाएगा। ठीक है, ये बता, पृथ्वी सबसे करीब, शुक्र। सूर्य से तीसरा नजदीक सबसे ग्रह, पृथ्वी। ग्रहों के पास अपनी उष्मा तथा और प्रकाश। नहीं होती। थर्ड वाले का मून होगा ना क्लोजेस्ट, तो सेलेस्टियल बॉडी तो मून है। पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब है। हाँ, ग्रह मैं बता रहा हूँ। ना तो यहाँ पे ग्रह लिखा हुआ है ना चंद्रमा यहाँ पे आएगा, कुछ भी नहीं लिखा चंद्रमा, हुआ। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब, इसीलिए तो उसका सर गिरह भी ले सकते हैं, कुछ पता है नहीं ना। अरे पृथ्वी सबसे करीब है, वो लाइन दी हुई है, कैसे ले लोगे तुम? इधर पूरा पढ़ोगे, जाके देखो ना इधर। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, यही आएगा उसका आंसर। ठीक है, घरों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं है, मनोरंजन नहीं करना, अपने को पढ़ना है, तो ये अपने को कोई काम का नहीं है। ठीक है, आ जाओ आप सेकंड। ये ज्योग्राफी का बेस है, ये ज़रूरी है, आपका बेसिक क्लियर हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। देखो इक्वेटर है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, प्राइमेरिडियन, प्राइमेरिडियन। बोलते हैं इसको सर। ठीक है, चलो आ जाओ। ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, ये मैं फिर बताऊँ 6 क्लास एनसीईआरटी बेसिक है, परंतु इसे क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी डायरेक्ट। ठीक है, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पहली बात तो यही पता होनी चाहिए, पृथ्वी गोल नहीं, चपटी है ऊपर से। यहाँ उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ठीक है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखें। सर अपन लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे तुमको। नहीं लगेगा, जो लगेगा टाइम पर, लाइन टू लाइन तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, उसको तो मैं डायरेक्ट हाईलाइट करवाऊंगा। पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे लाइन टू लाइन, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं। इकोनॉमी ज्योग्राफी तो लाइन टू लाइन पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न, अब देखो ये कोई काम की चीज़ है नहीं, बस एक बार पढ़ लो उसमें क्या ही है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखो ये भी कोई काम का नहीं है, बस एक बार पढ़ो, साइड में करो, ये भी कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न नहीं उठता कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ये कोई काम का नहीं है, यहाँ से काम का आएगी चीज़ें धीरे धीरे। आप देखेंगे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ हो गए, साउथ हो गया। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। देखो पश्चिम से पूर्व ऐसे रोटेशन होता है, तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुववृत्त कहा जाता है। ये वाला इक्वेटर वाला, ये भी दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो फिर बता रहा हूँ, ये डायग्राम बनाना जब भी क्वेश्चन आए, देखो ये वाला, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनना चाहिए। ठीक है, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार विषुववृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों का अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। ये देखो, ये सब अक्षांश रेखा है। ठीक है, विषुववृत्त आपके बाद 2024 में क्वेश्चन आया ना, मैं बताऊंगा, इसी चैप्टर से है वो।
विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश, यह 1/4 यानी 90 डिग्री। तो मतलब अब देखो ये टोटल है, तो इसको 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री ऊपर, इसलिए अपन 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुववृत्त के ऊपर उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या आप जानते हैं अपने स्थान से दूर तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं? तो नॉर्मल बात है, सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ज्योग्राफी समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम पकड़ में है ना, तो आप जो क्वेश्चन आते हैं कौन से क्लाइमेट जोन कहाँ पे है क्या है, वो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो आप ओनली इसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए आपको। मेंस में भी काम आएगा, पीटी में भी काम आएगा, यहाँ तक इंटरव्यू में भी काम आएगा, ये चीज़ याद रखना। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। सामान्यतः से नॉर्थ या साउथ अक्सर से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश उत्तर में है, बेलो हॉरिजेंटो विषुववृत्त के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है और बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री साउथ में अक्षांश पर स्थित है। चित्र से ये कोई काम का है नहीं, बस एक थोड़ा ये आपको आइडेंटिफाई कराना सिखा रहा है, ठीक है, कोई है नहीं। पर ये इंपॉर्टेंट लाइन देखो, जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं और अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये देखो अक्षांशों का आकार यहाँ पे घटता जा रहा है, ये देखो ये इतना बड़ा है, कर्क रेखा हो गई। अब यहाँ पे देखो उत्तरी ध्रुववृत्त है, उत्तरी शीत कटिबंध बोलते हैं इसको, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये दक्षिण शीत कटिबंध हो गया, ये दक्षिणी ध्रुववृत्त हो गया, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध एरिया हो गया, ये मकर रेखा हो गई, ये विषुववृत्त है, ये उष्ण कटिबंध है, यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ये वाला एरिया पूरा गर्मी, यहाँ पे सनलाइट सीधा पड़ती है। आगे जितना भी आप पढ़ोगे वनस्पति वो सब वेजिटेशन सब पढ़ोगे वो इसी से ही डायग्राम से आता है सारा। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बनाना आना चाहिए, पहली बात बहुत ज़रूरी है पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, विषुववृत्त तो ये हो ही गया 0 डिग्री वाला, ठीक है। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल ये हो गया, साउथ पोल ये हो गया, ठीक है। कहते 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है, ये है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, तो मैंने बताया था ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये मकर रेखा होता है साउथ में, ठीक है। ये उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुववृत्त 66 डिग्री और ये साउथ में भी होती है, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा होती है, विषुववृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुववृत्त होता है और एक साउथ में होता है 66 डिग्री में दक्षिणी ध्रुववृत्त, ये पता होना चाहिए। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर सीधे आप लाइट सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ पे, मतलब जब इसको ऐसे तिरछा कर दोगे तो इसका फैलाव हो जाएगा। तीसरी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। अब देखो पृथ्वी के ताप कटिबंध डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी पीटी प्लस मेंस दोनों में पूछा हुआ, तो ये पता होना चाहिए किस किस में क्या डिवाइड है, कहाँ पे क्या उसका क्या होता है। देखो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ये डायरेक्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है। और ये 2011 से लेकर 2024 में दिखेंगे आपको ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं पहले एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब फिर बाद में अपन पीवाईक्यू करेंगे ना तो आपके पास नॉलेज भी रहेगा, ठीक है, और ये भी समझ में आएगी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस क्या है। सूर्यवश में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ये चीज़ डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए उस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैंने अभी ये बहुत बताया ही था आपको, ये उष्ण कटिबंध जोन है कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में पाया जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। ओनली कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जो है आपके सिर के ऊपर आएगा, नहीं तो और कहीं पे भी आप यहाँ चले जाओ कभी नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। दूर की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है। ये वाले जोन की बात कर रहा है ये वाला, इसलिए दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध वाला एरिया है ये,
इसमें ज़्यादा तापमान, पर इसके बाद वाला जो रहेगा वो पूरा वो रहेगा, इसलिए उन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसलिए यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। यही क्वेश्चन अब की बार पूछा गया था, बस वही इसका एप्लीकेशन पूछा तो उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा। ठीक है, अब देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया अक्षांश, अब पढ़ेंगे अपन देशांतर। तो देशांतर ये होता है, ये भी पता होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देशांतर क्या है, और इसको डिवाइड किया जाता है ईस्ट और वेस्ट में, उसको जैसे नॉर्थ और साउथ में डिवाइड किया जाता था। ये 0 डिग्री के इधर ईस्ट वाला हो गया, ये वेस्ट वाला हो गया। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, अभी पता होना चाहिए टोंगा द्वीप कहाँ पे है, यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है 20 डिग्री पे। ठीक है, परंतु इसको जब तक देशांतर स्थिति अपने पता नहीं लगेगी तब तक नहीं पता चलेगा। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को दक्षिणावर्त यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये है डिस्टेंस, बाद में जाके पूरा यहाँ पे शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। ठीक है, अशांत समांतर रेखाओं से भिन्न भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों को लंबाई यामोत्तर है ना सर, यामोत्तर देशांतर को भी कहते हैं। मतलब तो जो यामोत्तर शब्द का मतलब देशांतर भी होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो भी है, पर इतना समझ लो कि ये रेखा ये होती है, बस इतना भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसलिए पहले तो है ना, अब नहीं आता, पर पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं टाइम का आइडेंटिफाई करने के लिए, सब पता होना चाहिए, पर यूपीएससी में तो नहीं आता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्हें सिर्फ मुख्य संख्या में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो ये वाला जो 0 डिग्री है, ठीक है, इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। इसलिए देखो मैप जो बना रहता है अपना, इसीलिए वो मैप ये डिवाइड रहता है ऐसे करके। ठीक है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्सर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। देखो ये वाले सेम ही होता है। अब ग्लोब पर अशांत समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तर के द्वारा बना ग्रिड को देखो, ये वाला जो बता रहा है। ठीक है, अगर आपको किसी स्थान के अशांत और देशांतर को सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में डुबरी 26 डिग्री नॉर्थ में है, अशांत है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखिए जहाँ ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, ये बिंदु डुबरी की सही स्थिति को समझाएगा। तो सब एक सी बात है, देखो यहाँ पे हो गया, तो ये पहले ये देखेंगे अपन, फिर इधर से ये देखेंगे। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी पर, ये कोई काम का नहीं है, बस एक आइडिया होना चाहिए। सीधे दौर रेखा खींची तो वही है कि ऐसे खींचोगे हॉरिजॉन्टल, फिर ऐसे खींचोगे जो मिलान बिंदु है। ठीक है, तो छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण रेखाएं देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है, तो वो नॉर्मल हो गया। अब देखो ये वाला चीज़, इसमें बस एक इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से महाद्वीप है, कितने क्या है। सबसे पहली बात, चलो मैं पूछूं अमित, कितने महाद्वीप हैं? अमित कहाँ भाग गए? महाद्वीप सर, हाँ सर बता रहे हैं सर। बताइए। 5 सर, 5। कौन कौन से बताइए? एशिया, अफ्रीका, और एशिया अफ्रीका हो गया, और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया,
और क्या? 5 तो यही हो गए। ऑस्ट्रेलिया फिर क्या हाँ, है? और एक न्यूजीलैंडिया भी है इसमें बुक में दिया हुआ, शायद है न्यूजीलैंडिया, जो कि इसको न्यूजीलैंड कौन मानते सा नहीं है महाद्वीप लोग। हो गया? एक नया खोजा गया, सही बात। ऑस्ट्रेलिया ना, न्यूजीलैंडिया। न्यूजीलैंड हाँ, एक नया खोजा ऑस्ट्रेलिया। गया है। वो समुद्र तल के नीचे है, उसे मान्यता नहीं मिली है, अभी खोजा गया है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन बताएगा? अंटार्कटिका का कौन बताएगा? शिवानी बताइए, कितने महाद्वीप है और कितने सर 7 हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड यूरोप एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया। हाँ, और महासागर? महासागर 5 हैं। हम्म आर्कटिक, हम्म आर्कटिक ओशन, हम्म पैसिफिक सबसे बड़ा, हम्म अटलांटिक, इंडियन ओशन और सादर्न ओशन। हम्म। अब देख लो अमित, यही नहीं पता है। हाँ देखो, ये सर मैं पता नहीं कैसे। सोचो पहली क्लास का क्वेश्चन है, पहली क्लास के बच्चे से भी जाके पूछ लोगे ना तुम। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग यही है, जब बेसिक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो ना, कभी कोई एग्जाम निकलेगा भी नहीं। बात यूपीएससी की नहीं, कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो देखो, ये एशिया महाद्वीप है पूरा, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ये यूरोप हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, ये अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, मतलब नॉर्थ या साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अरे ग्रीनलैंड हो गया, जो हो गया। इधर महासागर अंटार्कटिक, प्रशांत महासागर, ठीक है, हिंद महासागर हो गया, और 2 महासागर और है, नीचे वाला आर्कटिक और ऊपर वाला अंटार्कटिक। और ये जो न्यूजीलैंड का कह रहा था, ये पॉलिनेशिया बनेगा, अगर बनेगा तो। अभी ऐसा कुछ को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिया गया, तो अभी छोड़ो, ठीक है। तो ये यार यूपीएससी कभी पूछता भी नहीं। हाँ, पर करंट अफेयर में थोड़ा ध्यान देते रहना, ठीक है। आप देखो, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, छोड़ो। ये कहाँ आ गया अपन, ठीक है। आप देखें तो ये वही है कि कैसे स्थिति को पहचानते हैं। अब देखो, देशांतर और समय, ये इंपॉर्टेंट है। पहले यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन पूछता था। अगर आप पीवाई को देखोगे 1995 से लेकर 2010 में, तो पहले क्वेश्चन आते थे, पहले टाइम पूछ लेता था, ठीक है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। यही यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, पीटी का। देखो, मैं अभी 6 क्लास एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन तो बता दिए मैंने पीटी के। सूर्योदय सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ये है कि ये पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ये भी थोड़ा बेसिक याद रखना, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ ही लेगा क्वेश्चन। सबसे छोटी कब परछाई बनती है, सबसे बड़ी कब बनेगी। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा पश्चिम में जो है उनके पीछे समय पीछे होगा। याद करो, 0 डिग्री से तो इधर इधर। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, ठीक है। तो 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात जहाँ वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच से समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय पर 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य के आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो दोपहर में समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि ये दिए गए देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है, ठीक है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों को होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के द्वारा समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का समय मानक माना जाए, जो भारत का ये है, जो पहले बोला जाता है कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इस यामोत्तर को रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है।
कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात में नहीं सो पाएंगे। ये है क्वेश्चन यूपीएससी 2024 का। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्यों मैं बता रहा हूँ। 2024 का क्वेश्चन है। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच में लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच का 7:30 बजे, क्योंकि भारत जो है 5.5 घंटे आगे है। शुरू होगा था, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में क्या अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। भारत ग्रीनिच के पूर्व में 82 डिग्री 30 स्थित है, तो यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, इसलिए जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया गया। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। चलो सना बताओ, पृथ्वी का सही आकार क्या है? अब सोचो, पहली ही लाइन थी इस चैप्टर की। पृथ्वी का सही आकार चपटा है, वही ठीक तो है। ना जो ग्लोब क्या है? ग्लोब। सर बहुत अच्छी चीज है। नहीं सर, अच्छी चीज नहीं है। सर ग्लोब एक अपने एक अक्ष पे है सर, ये नॉर्थ और साउथ, कैसे नहीं बताऊं सर। ठीक है शिवानी जो फटाओ। अपने अक्ष की ओर चारों ओर घूमती है। शिवानी बताइए फटाफट, फर्स्ट सर सेकंड। मिनिएचर ऑफ अर्थ ग्लोब। ठीक है, थर्ड का बताओ। कर्क रेखा का संस्य मान क्या होता है? इसका होता है 23 हाफ। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से बताइए? एक मिनट रुक जाओ। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स? एक तो टॉरिड है, एक टेम्परेट है, एक फ्रिजिड है। ठीक है, किसी समझ में नहीं आ रहा तो ये मैं बताओ, इधर देखो, ये मैंने बताया भी था डायग्राम में। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ये रहा शीतोष्ण कटिबंध हो गया, एक उष्ण कटिबंध हो गया है, और ये आखिरी वाला शीत कटिबंध हो गया। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। चलो अशांत देशांतर रेखाएं क्या है बताइए शिवानी। Yes, sir. What are the parallels of latitude and meridians of longitude? Parallel latitude जो होते हैं वो एक तो अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। इनके नंबर भी बताऊं क्या? नहीं ठीक है, और बताओ, आगे बताओ। और लॉन्गिट्यूड में जो होते हैं ये मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री पे, और ये टोटल 180 होते हैं, तो मतलब 180 डिग्री होती है टोटल, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड, वेस्ट और ईस्ट में। और ये जो होता है ना पैरेलल लैटिट्यूड, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और लैटिट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस वो ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो जाते हैं। और ये जो है ना लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये बीच से ज्यादा चौड़े होते हैं और पोल से सकड़े होते हैं। ठीक है, अगले का बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाई डिड द टॉरिड जोन सबसे ज्यादा हीट क्यों मिलती है? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में साल में एक बार क्या होता है, सन अपने सर पे होता है, इस वजह से टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम हीट मिलती है, बाकी में नहीं होता है ऐसा। सनलाइट सीधा होता है इसीलिए कारण होता है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, उस कारण से ज़्यादा हीट होता है। हाँ। चलो रमेश बताओ, जब भारत में शाम के 5:30 बजते तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि वो जो प्राइम मेरिडियन समय है भारत का, वो 5 घंटे आगे है ईस्ट। चलो मैं श्वेता, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है? श्वेता है यहाँ पे? 0। अच्छा ठीक है, अमित तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री। ठीक है, अगले का शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है अमित? ध्रुवों के। अच्छा ठीक है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360। ठीक है, सही है। चलो और कौन है यहाँ पे अपने पास? अमित, निखिल आ जाओ, तुम रेडी हो जाओ। निखिल बताओ, दक्षिण ध्रुववर्त स्थित कहाँ पे है? निखिल कहाँ सो गए? चलो सना तुम बताओ, तो सो गया। बताओ दक्षिणी ध्रुववर्त स्थित कहाँ पे है? कहाँ पे स्थित है? दक्षिण ध्रुव तो सर से दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ग्रिड किसका जाल है बताइए? करके ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ग्रिड।
सर अक्षांश रेखा और देशांतरी। हाँ इसी का तो है ये। ठीक है चलो रमेश बता फटाफट। मकर रेखा 23.5 साउथ में है, भारत के 82.5 है, और जीरो मतलब इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, देशांतर के बीच की दूरी की तरफ घटती है, मतलब ध्रुवों की ओर घटती है। उत्तरी ध्रुव गोलार्ध में, उत्तरी ध्रुव है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है तो ये हो गया। सर युवराज भी है क्लास में। 1 घंटा हो गया सर। चलो ठीक है तो यहीं एंड करते हैं। तो इसका ऐसा कोई मेंस में क्वेश्चन बनने वाला ऐसा कुछ अभी इन चैप्टरों में है नहीं, आएगा आगे चैप्टर में। ठीक है चलो ठीक है। अब सुनो क्या काम करना है इधर, ऐसे तुम लोग ऐसे भागो मत। दृष्टि की वेबसाइट पे जाना सब लोग, ठीक है। दृष्टि की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं पीटी के, वो जाके बिना पढ़े चुपचाप जाके सोल्व करोगे और सब मेरे को स्कोर बताओगे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। ये काम है दोनों चैप्टर का कर लेना, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ ऑलरेडी। ठीक है सबको समझ में आ गया क्या करना है? दृष्टि वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत अच्छा दिए हुए हैं, ये साथ के साथ करते चलो तो इससे क्या हो चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। ठीक है और कल सब पहाड़े वहाड़े सभी चीज़ याद करके आए, स्टार्टिंग में पूछूंगा 10 मिनट। चलो ठीक है बाय बाय गुड नाइट।